हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। सक्सेस इज नॉट एन एक्टिविटी बट अ प्रोसेस। यानी सफलता क्या है? सफलता एक एक्टिविटी नहीं है या कोई एक कार्य नहीं है, एक घटक नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक पूरा प्रोसेस है। यानी अगर हमें सफल होना है तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना होगा। यानी अगर हमें छत पे जाना है, मान लो ये हमारे घर की छत है, और अगर हमें यहाँ जाना है तो हम डायरेक्ट एक ही एक्टिविटी में हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, एक ही कदम उठाते ही हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो अगर वहाँ तक हमें पहुँचना है तो हमें क्या करना होगा? हमें सीढ़ियों का सहारा लेना होगा और स्टेप बाय स्टेप, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, यानी उस पूरी सीढ़ी को जब हम पूरा कर लेंगे तभी हम सफलता रूपी उस छत पर या उस मुकाम तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है? सफलता अगर हमें प्राप्त करनी है तो वो पूरा एक प्रोसीजर है, पूरी एक प्रक्रिया है। हम कोई भी मकान बनाते हैं, उस मकान को बनाने के लिए हम देखते हैं कि पहले नींव रखी जाती है, फिर हम दीवारें खड़ी करते हैं, फिर हम उसमें छत बनाते हैं। यानी कोई भी मकान एक साथ ही या एक पल में ही तैयार नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से कोई भी सफलता है या कोई भी विकास है, वो एक पल में ही हमें या एक ही कार्य करने से हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें पूरा जो प्रोसीजर है, पूरा जो प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना होता है। हम अपनी पर्सनल लाइफ को देखें या हम किसी देश के विषय में भी अगर बात करते हैं तो उसको भी ऐसा नहीं है कि अचानक से सफलता या अचानक से कोई भी विकास मिल जाएगा। वो भी पूरी प्रक्रिया के तौर पे ही उसको जो सफलता का रस है वो चखने को मिलेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं आज एक ऐसे ही टॉपिक पर जो आजकल समसामयिकी में, यानी जो हमारा करंट है, उसमें काफ़ी जोर शोरों से चल रहा है। आप सभी को पता ही है कि रूस और यूक्रेन दोनों के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ को बनाने में तो समय लगता है, लेकिन उसे बिगाड़ने में पल भर ही काफ़ी है। यानी बिगड़ने में समय नहीं लगता है, और वही ये सब काम करता है युद्ध। यानी अगर कहीं भी विनाशकारी युद्ध हो रहा है तो सारी चीज़ें थम सी जाती हैं, सब कुछ रुक सा जाता है। अभी हमारे सामने, यानी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। आज हम इसका एक ऐतिहासिक विवेचन करने जा रहे हैं। यानी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या है, इतिहास में ऐसा क्या हुआ, या इतिहास में इन दोनों के क्या संबंध थे। इन सभी के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वो मोर्चे पर डटी हुई हैं। चारों ओर तबाही का मंजर हमें नजर आ रहा है। इसीलिए ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग का, इस विवाद का कारण क्या है, इस विवाद की जड़ क्या है। अब सोवियत संघ के जमाने में ये दोनों मित्र रहे हैं, दोनों ही मित्र प्रांत थे, लेकिन आज ये दोनों शत्रु क्यों बन गए हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो रूस और यूक्रेन युद्ध जो है वो अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से विवेचनकर्ता जो हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि अगर ये युद्ध जल्दी ही नहीं थमा तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वालों को धमकी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा, रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। यूक्रेन की सीमा जो है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यूक्रेन की जो सीमा है, ये आप देख सकते हैं, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप के साथ और पूर्व में रूस के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, पश्चिम में यूरोप के साथ और पूर्व में रूस के साथ जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जिसे कहा जाता था, उसका हिस्सा था। फिर
1991 में यूक्रेन उससे अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफ़ी हद तक दिखाई देता है। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन वहाँ के हालात बिगड़ने लगे। बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी को सुलगा दिया था। यानी जो यूक्रेन की जनता थी, उनके मन में रूस के प्रति अब चिंगारी भड़क चुकी थी। सोवियत संघ के जमाने में जो दोनों देश कभी मित्र हुआ करते थे, ये दोनों प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। 1991 की अगर हम बात करें तो 1991 में क्या हुआ था कि यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान कर दिया था, यानी उसने यूएसएसआर को छोड़ दिया था। और रेफरेंडम से जो लियोनिद क्राउचुक थे वो वहाँ के तत्कालिक राष्ट्रपति बन गए थे। फिर 1994 में क्या होता है कि लियोनिद कुचुमा, इन्होंने लियोनिद क्राउचुक को चुनाव में हरा दिया और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। फिर 1999 की अगर हम बात करें तो कुचुमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं और चुनाव में अनियमितता के आरोप भी लगाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम फिर 2004 की बात करते हैं तो रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बनते हैं। इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जाता है और बहुत से प्रदर्शन भी होते हैं। वहीं इसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम के पक्षधर विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब अगर हम अगले साल यानी 2005 की बात करते हैं तो यूशचेंको ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया और यूक्रेन को नाटो और ईयू में शामिल करने की बात उसने की। वहीं 2008 की अगर हम बात करते हैं तो नाटो का यूक्रेन से वादा होता है कि आप हमारे गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। 2010 में क्या होता है कि यानुकोविच जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में यूलिया टिमोशेंको को हरा देते हैं और 2013 में यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया और रूस के साथ ट्रेड समझौते किए। इसीलिए कीव में बड़ा प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। वहीं 2014 में आते आते जो वहाँ के 14,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों की मौत हो जाती है और संसद में यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया जाता है। यानुकोविच यूक्रेन छोड़कर रूस भाग जाते हैं। वहीं जो वहाँ के लड़ाके थे वो यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराते हैं और 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम से रूस में शामिल किया मान लिया जाता है। 2017 में यूक्रेन और ईयू के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील होती है। 2019 में यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली और आधिकारिक मान्यता मिलने पर रूस इससे नाराज हो जाता है। यानी अब जो है हमें रूस की नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर जून 2020 में IMF ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसने यूक्रेन की सहायता की और उसे $5 बिलियन सहायता के तौर पर दिए। फिर जनवरी 2021 में यूक्रेन अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील करता है और अक्टूबर 2021 में यूक्रेन ने बायरेक्टर TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया और इसी ड्रोन के इस्तेमाल करने से जो रूस है वो नाराज हो जाता है और नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी। फिर 7 दिसंबर 2021 में रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी दी जाती है कि वो जो कर रहे हैं वो सही बात नहीं है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी दी जाती है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदियां लगा दी जाएंगी, यूएस ऐसा कहता है, लेकिन रूस के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। वहीं 10 जनवरी 2022 को यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच यूएस और रूस के राजनयिकों की वार्ता होती है
जो कि विफल रहती है। फिर 14 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी दी जाती है। वहीं 17 जनवरी 2022 में रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हो जाती है और 28 जनवरी 2022 को क्या होता है कि पुतिन कहता है कि रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी, जो कि स्वीकार नहीं की गई है और उसी को ही वह अपना आधार बनाता है। 2 फरवरी 2022 में यूएस कहता है कि 3000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड और रोमानिया भेज दिया जाएगा। 4 फरवरी 2022 में पुतिन को चीन का समर्थन मिला। वहीं चीन ये कहता है कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी 2022 में होता है कि पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोलते हैं कि पुतिन मान गए हैं, लेकिन रूस बोलता है कि हमारी डील नहीं हुई है। 9 फरवरी 2022 में जो बाइडेन कहते हैं कि यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने अमेरिकी लोगों से देश छोड़ने की बात भी कह दी थी। फिर 15 फरवरी 2022 आते आते रूस ने कहा कि उसकी कुछ सेना वापस लौट रही है। 18 फरवरी 2022 यूएस के राजदूत ने कहा कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। 19 फरवरी 2022 रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया और 21 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहांस्क और दोनेत्स्क को अलग से मान्यता प्रदान कर दी। इसी प्रकार से फिर 24 फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक स्टेप किस तरीके से इन दोनों देशों के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है। अब रूस के खिलाफ क्या हुआ कि रूस के खिलाफ अमेरिका समेत नाटो के सभी सदस्य पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। वहीं रूस का समर्थन करने वाले देशों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान समेत कई देशों ने तो कठोर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने तो रूस के गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर भी रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जर्मनी से रशिया, यहाँ इस तरीके से जर्मनी से रूस को किस तरीके से ये पाइपलाइन जोड़ती है, जिस पर जर्मनी ने रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी पुतिन ना तो झुकने को तैयार हैं और ना ही अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार हैं। इसके इतर रूस ने तो यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता तक भी दे दी है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूक्रेन पर रूसी भाषी लोगों के नरसंहार का आरोप भी लगाया है। वहीं अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों के बीच क्या है, वो बफर जोन का काम करता है, यानी उनके मध्य में आता है। इसके बावजूद यूक्रेन पहले ही क्या कर चुका है कि वह 1990 के समझौते को तोड़ चुका है और नाटो का सदस्य बनने का उसने फैसला किया है। यूक्रेन को लगता है कि वह यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है। वहीं रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो दुश्मन देशों की पहुंच उसकी सीमा तक हो जाएगी। वहीं दूसरी दलील यह भी दी जा रही है कि जो पूर्वी यूक्रेन है वह कोयले और लोहे से समृद्ध इलाका है, वहां की भूमि भी काफी उपजाऊ है, इसीलिए पुतिन की नज़र पूर्वी यूक्रेन के खदानों पर भी है। अब आगे देखना यह है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इस पर हम नज़र बना के रखेंगे। तो अब आप लोग हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।